हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस और जीके जीएस। रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो है, बीपीएससी एईडीओ, जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें साइंस और जीके पूछता है, सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और कमेंट में आप भी आंसर बताइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पूरा वीडियो। नंबर 1, एम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? एम ओ, एम ए, एम एन या एम जी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एम जी हो जाएगा। एम जी जो है मैग्नीशियम का प्रतीक है, वही एम एन जो है मैग्नीज का है, और एम ओ जो है मोबिल्डम करके आता है तत्व तो उसका है। तो मैग्नीशियम का जो आपका अणु संख्या है जो है 12 है, और जो इसका मास है वो 24 होता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम के दो अयस्क हैं, एक मैग्नेसाइट है, मैग्नेसाइट, और दूसरा जो है डोलोमाइट। डोलोमाइट पूछता है, डोलोमाइट, दो अयस्क हैं मैग्नीशियम के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक क्या होता है? एक अद्वितीय आकृति, एक रंग, एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक या एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए सोना हो गया, गोल्ड, तो गोल्ड का जो प्रतीक एयू होता है और चांदी का एजी होता है, पारा का एचजी होता है। तो ऐसे ही कोई भी तत्व है तो उसका एक अपना प्रतीक भी होता है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीटी कल्चर क्या है? तो जो बीटी कल्चर है इसका आंसर आपको बताना है कि सब्जियों की खेती है, आम की खेती है, अंगूर की खेती है या फूलों की खेती है? इसका जो आंसर हो जाएगा खेती हो जाएगा, अंगूर की खेती। फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, वही फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, और वही सब्जियों की खेती के लिए ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पार्टनर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? तो इसका आंसर पता होना चाहिए आपको कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका आंसर हो जाएगा पीएसएलवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? हैजा का, डेंगू का, मलेरिया का या आंत्र ज्वर का? तो एडिज जो मच्छर है इनमें से ये जो है डेंगू का वाहक है, याद रखिएगा, डेंगू का एडिज मच्छर। और वही हैजा का बात किया जाए तो इसके लिए विबरियो कोलेरा नामक आता है बैक्टीरिया, उसके कारण हैजा होता है। अगर बात किया जाए आपका आंत्र ज्वर का, मलेरिया का, तो मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मच्छर के वजह से होता है मलेरिया। और वही आंत्र ज्वर का बात किया जाए तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से आंत्र ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका कहा जाता है, प्रकीर्ण, प्रतिवर्तन या परावर्तन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मृग मरीचिका हो जाएगा। और ये कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कभी कभी पूछता है कि ये क्यों, मृग मरीचिका क्यों बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन के वजह से ये बनता है आपका मृग मरीचिका। ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चलते हैं। अब आ गया जीके का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी का शीत मरुस्थल, कच्छ का रण मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो जो इसका आंसर आपको होगा वो सिंधु घाटी का मरुस्थल। ये सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान का पंजाब वाला पार्ट में है, थार आपका राजस्थान में है, कच्छ का रण गुजरात में है, वही स्पीति घाटी का शीत मरुस्थल लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 जून को। ये सारा क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ हम करवा रहे हैं आपको। तो इसका जो आंसर होगा 17 जून होगा। वही 22 अप्रैल का बात किया जाए तो इसमें वर्ल्ड जो अर्थ डे है 22 अप्रैल को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वही 22 मई को राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये भी फेमस है, पूछता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल कंप्यूटर के
सह संस्थापक कौन है? तो इसके पॉल एलन हैं, बिल गेट्स हैं, चार्ल्स फ्लिंट है या स्टीव जॉब्स है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स है। ये नीम करौली बाबा को लेकर के काफ़ी फेमस भी हैं इंडिया में। वही बात किया जाए आपका इस माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का, तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। वही चार्ल्स फ्लिंट का बात किया जाए तो ये आईबीएम के संस्थापक रह चुके हैं, चार्ल्स फ्लिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? ए, भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, सी, देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, डी, भारी बहुमत के कारण। तो इसका जो आंसर होगा ये पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसी दिन रात में 12 बजे रावी नदी के तट पर जाकर के ये झंडा भी फहराए थे, याद रखिएगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1929 को रात मध्य रात्रि में जाकर के ये झंडा फहराए थे रावी नदी के तट पे। तो ये पूछता है तो, और इस दिन पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारा भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां की बेटी, मतलब कौन सी बेटी ने शाहजहांबाद यानी जो जिसको आप दिल्ली जानते हैं में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तु शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? बेगम इशरत, गुलबदन बेगम, रोशन आरा या जहां आरा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जहां आरा। शाहजहां जो है इसके युग को आर्किटेक्ट का युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में ताजमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब चीज़ जो है आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा में सब चीज़ का निर्माण ये शाहजहां करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा कि ये एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। तो इस शिमला में, मनाली में, गंगटोक में या श्रीनगर में? तो इसका जो आंसर होगा आपका श्रीनगर में। कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट उद्यान में आता है लाल बाग। लाल बाग पूछता है कि कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा लाल बाग। वही शालीमार बाग की बात किया जाए तो शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। शालीमार बाग के बाद बुद्ध जयंती पार्क, अगर बुद्ध जयंती पार्क आपसे पूछेगा तो ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। वही बात किया जाए वृंदावन गार्डन का, जो फेमस है रेलवे का क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, तो वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है, ना कि वृंदावन में, मैसूर में। वही मुगल गार्डन का बात किया जाए तो नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा मुगल गार्डन। वही बात किया जाए अगर रॉक गार्डन का, तो रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। रॉक गार्डन के बाद निशांत बाग की बात किया जाए तो निशांत बाग जो है ये भी श्रीनगर में है। सिकंदर बाग लखनऊ में है। और वही अल्फ्रेड पार्क की जो बात किया जाए तो ये अल्फ्रेड पार्क जो है ये प्रयागराज में है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और यहीं पे चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली भी मारे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, ऑप्शन डी है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। इसको पहले ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता था। और जो बार्क है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है, इसका स्थापना 1954 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। और वही बात किया जाए अगर एक क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक में कि भारत में नाभिकीय हथियार के जनक, तो ये डॉक्टर राज रमन्ना को जाना जाता है, डॉक्टर राजा रमन्ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजा रमन्ना को। वही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो इसकी गठन 1971 में तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के कल्पकम में। इसे कल्पकम भी कहा जाता है, कल्पकम अनुसंधान केंद्र। पूछता भी है कहाँ है, तो तमिलनाडु में। टोटल 22 है, जिसमें से 22 ठो चालू है, जिसमें से कैगा है कर्नाटक में, नरोरा है यूपी में, ये सब चीज़ है, ये याद रखिएगा। कल्पकम है तमिलनाडु में, तो ये याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, या आप बोलिएगा तो हम इसका वीडियो ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड, वुड, चीड़, फर या देवदार? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको रेडवुड हो जाएगा। जो रेडवुड है ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। जो आवृतबीजी में ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है वो सबसे बड़ा पौधा होता है। आवृतबीजी होता है कि अनावृतबीजी होता है? आवृतबीजी मतलब जिसके फल में बीज हो, अनावृतबीजी मतलब जिसके फल में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो IBM है। IBM ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फोर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, फॉरेन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉक्स प्रो ट्रांसलेशन? तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जो फोर्ट्रान है इसको उच्च स्तरीय भाषा भी कहा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा, याद रखिएगा। और इसका उपयोग बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है। और इस भाषा का जो आविष्कार है 1957 में JW बेकम किए थे। JW बेकम जो है इसके आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 स्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, अब 10 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 5 ठो अस्थायी मेंबर और 10 ठो अस्थायी मेंबर इसमें होते हैं। और 5 ठो अस्थायी कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। एक तो USA है जो आजकल हमारे देश के ऊपर चिढ़ा हुआ है, दूसरा आपको ब्रिटेन है, उसके बाद चाइना है, फ्रांस है और रसिया है। ये 5 देश हैं जो इसके स्थायी मेंबर हैं। और यहाँ 6 ठो भाषा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जिसमें सरकारी भाषा का बात किया जाए तो फ्रेंच और अंग्रेजी 2 भाषा जो है सरकारी भाषा है जो यूज किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, UNO का स्थापना आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था UNO का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो WHO है इसका मुख्यालय ऑप्शन है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वियना ऑस्ट्रिया में। तो इसका जो आंसर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। WHO की बात किया जाए तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था और वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। अगर छोटा डेट के साथ बात किया जाए तो 7 अप्रैल 1948 को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया भी जाता है। तो वर्तमान में इसके महान निदेशक जो हैं अगर पूछा जाए WHO का तो टेड्रोस अधानोम है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। बहुत सारा चीज़ है। WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा, OPEC का है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने जाने का उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। और जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो उस टाइम शुरू की गई थी सर्व शिक्षा अभियान, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रेल मार्ग हो जाएगा। रेल मार्ग जो है वो 1853 में 16 अप्रैल को सबसे पहले रेलवे की स्थापना होती है। रेल चलती है मुंबई से थाने के बीच में, टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ या अरविंद अडिगा? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है इन्होंने ही द वाइट टाइगर लिखा था।
क्वेश्चन आता है, देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी का ये भी तो पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर ही पेपर है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फेमस क्वेश्चन आता है जो हमेशा आता है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसके सलमान रश्दी हैं, सलमान रश्दी। और ये मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले सभी जो हैं बुक हम नाम लिखवा देते हैं जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला हुआ है, मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, इससे हमेशा बनता है हर एग्जाम में। तो आइए देख लीजिए। पहला तो एक बीएस नेपाल का पुस्तक है, नेपाल का इन ए फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। ये क्वेश्चन जो है इसको 1971 में मिला था थी मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति राय का पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति राय का पुस्तक है, इसको भी ये भी याद रखिएगा। वही सलमान रुश्दी का है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी का पुस्तक है। वही किरण देसाई का पुस्तक एक आता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है आपके किरण देसाई का पुस्तक है। तो ये 5 पुस्तक जो है, 4 पुस्तक ये पूछता है हमेशा हर एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। मतलब वो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था जिसमें भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे? तो ये 1951 से 56 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूछ रहा है, ये 1951 से 56 में हुआ था, जिसमें भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को, ये देखिए देश का अर्थव्यवस्था उस टाइम काफ़ी गिरा हुआ था। तो इन लोग के दिमाग में आया नेहरू जी के कि भाई पंचवर्षीय योजना लाया जाए और उससे देखा जाए हर 5 वर्ष पे कि देश कितना तरक्की करता है। तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से लेकर 69 तक युद्ध सुखाड़ ये सब आ गया। फिर आपको 69 से 74, फिर 74 से 78 4 ही साल तक रहा। फिर 79, 80 2 साल गैप रहा। 80 से 85 ऐसे करके है सब पंचवर्षीय योजना, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब लूसेंट में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये सब जो चीज़ है आप मंत्री परिषद के सलाह पर, बिना मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति हिल भी नहीं सकते। इसलिए इनको कहा जाता है सोने के पिंजड़े में कैद पक्षी की संज्ञा दी गई है। तो ये मंत्री परिषद के ही सलाह पे सारा काम राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74 का 1 जो कहता है कि लोकसभा जो है, राष्ट्रपति जो है अपनी कृतियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करती है। ये आर्टिकल 74 का 1 बताता है ये चीज़। वही बात किया जाए राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के तहत आर्टिकल 52 बोलता है कि देश में राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 उनके निर्वाचन, 55 निर्वाचन के विधि, 56 में जो है वो आपका उनका कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में जो है योग्यता, और 60 में जो है उनका शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। वही 61 में उन पर जो महाभियोग लगता है वो, 72 में क्षमादान की शक्ति। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1911 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1911 कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। उसी टाइम ये गाना भारतीय राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, 1916 में फिर मिल गई थी। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? तो ये आपका ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसमें यह था कि बिना किसी कारण बताए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के, ये इसको कानून कहा जाता था। इसमें कुछ मतलब आपके हाथ में दिया ही नहीं जाता था। और इसमें आपको प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाया गया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का बात किया जाए तो आपका 1914 से 18 हो जाएगा ब्रिटिश शासन। तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 23 सितंबर, 5 जून और 12 अप्रैल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 जून हो जाएगा। याद रखिएगा
कि 5 जून को सबसे पहले 1974 में 5 जून 1974 को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका थीम जो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम था। याद रखिएगा जो भी डेट है और उसका जो थीम है वो जरूर याद रखिएगा, करेंट अफेयर में ये पूछता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विटामिन के। जितने भी महत्वपूर्ण विटामिन है और उसके नाम याद रखिएगा जरूर। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है लोक निर्माण विभाग, भारतीय हिम प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका BRO, सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि BRO का गठन कब हुआ था, तो ये 7 मई 1960 को BRO का गठन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। ये कौन सा प्रक्रिया है, किसके अंतर्गत। तो ऑप्शन जो है ए है वृक्ष वानिकी, वन संरक्षण, कृषि वानिकी और डी वृक्ष संरक्षण। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। तो कमर्शियल नॉन कमर्शियल के लिए जो पौधे लगाया जाता है वो कृषि वानिकी में लगाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ICICI, RBI, IRDAI और CRISII। तो इसका जो आंसर है वो IRDAI है। IRDAI जो है यही भारत में बीमा उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। और IRDAI का जो फुल नेम है बताते हैं हम आपको, इसका पूरा नाम जो है IRDAI, इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। IRDAI की स्थापना जो है 1999 में किया गया था। वही बात किया जाए क्रिसिल का, तो ये रेटिंग एजेंसी है, जो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी लेते हैं तो आपका जो क्रेडिट चेक किया जाता है वो क्रिसिल के द्वारा ही चेक किया जाता है। और RBI तो पता ही है, RBI का स्थापना 1935 में होता है 1 अप्रैल को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को किया जाता है 1949 में। और भारत में जितने भी नोट जारी किए जाते हैं 1 सिक्का छोड़ करके सब RBI ही जारी करता है। और ICICI जो है वो निजी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। 8 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 सितंबर 2016 और 8 दिसंबर 2016। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। और ये वो दिन था जिस दिन सारे जितने भी इंडियन थे सबका हालत ख़राब हो गया था ये न्यूज़ सुन करके। हुआ था कि भाई ब्लैक मनी वापस आएंगे, हुआ ऐसा कुछ नहीं, बल्कि और भी जहाँ तहाँ रोड पे पैसे बिखरे हुए मिले थे, कुछ वापस आए थे, विमुद्रीकरण हुआ था। तो ये 8 नवंबर 2016 याद रखिएगा, नोटबंदी की घोषणा हुई थी। तो जो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण है वो आपको 1946 में, वही दूसरी बार विमुद्रीकरण 1978 में किया गया था, और तीसरा बार ये 2016 में। ठीक है, और इसमें
2016 में 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, 1000 और 500 के नोट, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? बागवानी फसल, नकदी फसल, खाद्य फसल और वृक्षारोपण फसल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा वृक्षारोपण फसल। ये वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। वृक्षारोपण जो फसल है, वृक्षारोपण खेती एक व्यावसायिक खेती का रूप होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, याद रखना। तो वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत वो आएगा। नगदी फसल के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलता है ये कॉफ़ी आएगा नगदी फसल में। जूट, कॉफ़ी, गन्ना, केला, कपास, ये सब नगदी फसल है। वही बागवानी फसल की बात किया जाए तो बागवानी में आम, केला, नींबू, अंगूर, इलायची, अदरक, ये सब बागवानी फसल के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता और मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कोई सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि निरक्षरता है, बाल विवाह भी है और अस्पृश्यता तो है ही आर्टिकल 17 की तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है, भोपाल मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? संसद, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो जितने भी कार्य हो गया या प्रशासन संबंधित कार्य हो गया, ये सब कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका नियम कानून बनाती है, और विधायिका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का है उस जो नियम या कानून बनता है उसको फॉलो करवाना, और न्यायपालिका के अंतर्गत है न्याय दिलवाना, सुनवाई करना। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और अगला कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।